हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और आप लोग भी गर्दा उड़ाए हुए हैं। इसी मिशन में एडुटेरिया लेकर आया है बीपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट, वह भी सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना क्यों जरूरी है? अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। इससे क्या होगा, वह सब्जेक्ट जो है क्रमबद्ध तरीके से उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। समझ लीजिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसके दो पार्ट जो है 50-50 क्वेश्चन करके 100 तक खत्म हो चुके हैं। यह तीसरा पार्ट है सेट 1 का और यह मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। तो आइए हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको ले चलते हैं बीपीएससी प्रैक्टिस टेस्ट में। आज शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 101 से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहले अच्छा से देख ले और आपको लगे कि सच में ये वीडियो देखने से हमारा फ़ायदा हुआ है, हमारा समय बचा है, तो यह वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सुबह जीएस मस्ती परिवार का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? यहाँ ध्यान देना है, नहीं थे, ये सब बात बहुत ध्यान देना जरूरी है। नहीं लगा हुआ है, यानी कौन नहीं थे, यही नहीं कि जो थे वही मार दीजिएगा। तो एक बात जान लीजिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी तो 1885 में ही हुआ था, तो ये भी 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। लेकिन महादेव गोविंद रनाडे इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, है ना? तो यही सही हो जाएगा आपका आंसर, है ना? क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो महादेव गोविंद रनाडे पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। किस चीज का? पुनः सार्वजनिक सभा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। चलिए भाई, व्यवस्थित कर लेते हैं। अरे भाई, इसके लिए तो हमको वर्ष जानना पड़ेगा, तो वर्ष भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? मद्रास महाजन सभा। अच्छा, मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अभी तो देखे थे जी, 1885 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। तब तो समझ में आ गया कौन हो जाएगा जी, 4-3-1-2। सबसे पहले 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में और अंत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग, विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या है कथन जी, बताइए हमको। कथन है कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। इसमें ना लास्ट में एगो चीज जरूर देख लीजिएगा कि सत्य कथन खोज रहा है कि असत्य। यहाँ पे असत्य खोज रहा है, तो सही वाला नहीं खोजना है। ये क्या है? सही है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया लीग। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। 1875 में इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन 1876 में, समझे? और इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कौन कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ये दोनों सही है जी। अब क्या करे, ये तो गलत खोज रहा है। तो आंसर हो जाएगा न तो 1 न ही 2। समझ गए बच्चों? चलिए आगे, चौथा क्वेश्चन क्या है? उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए भाई, विचार कर लेंगे हम लोग, तो विचारे करेंगे ना, लेकिन क्या खोजना है? असत्य कथन। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। कौन? उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो क्या उदारवादी चरण के नेता जो हैं प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति पर अपनाया? हाँ जी, उदारवादी चरण के नेता तो प्रार्थना करते थे, सेवा में श्रीमान, प्रार्थना करते थे, याचिका करते थे, अनुरोध करते थे, है ना? वे उपनिवेशी शासनों को
वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास करते थे। वो सोचते थे ना कि जो अंग्रेज का जो हम लोग उपनिवेश है, उपनिवेशी शासन है, वह भारतीय शासन में परिवर्तित हो जाए, इसमें विश्वास करते थे। उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में। तो दोनों कथन सही हो गया। अब क्या करे, खोजना है गलत, तो न तो एक न तो दो, इसका भी वही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन का सुन लीजिए। नन्ही चिट्ठी दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी प्रयास कीजिए, इस बार बहुत अच्छा सीट है बीपीएससी में, आपका सफलता जरूर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? बताइए क्या सम्मिलित नहीं था, नहीं खोजना है, जो सम्मिलित था वो आंसर नहीं होगा। चलिए क्या है जी, देख लेते हैं। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध। हाँ, इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु घटाने का विरोध किया था, ये बात तो सही है। उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण में करने की मांग, उच्च प्रशासनिक पद था उसका भारतीयकरण करने की मांग की, यह भी बात सही है। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में अभियान चलाया। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरोध में प्रचार अभियान चलाया, यह भी बात सही है। स्वशासन के मुद्दे को उठाया, नहीं जी, स्वशासन के मुद्दे को तो नहीं उठाया, ये बात गलत है। इंडिया एसोसिएशन जो है स्वशासन के मुद्दे को कभी नहीं उठाया कि हम खुद स्वशासन करेंगे, खुद शासन करेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था, यह खोजना था, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर तो विचार करवे ना करेंगे। वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पे सत्य कथन खोजना है। कौन सा कथन? सत्य कथन, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, ये बात सही है। एओ ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। दोनों कथन सही है, यानी सत्य कथन क्या हो गया? एक और दो दोनों। 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन एओ ह्यूम द्वारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें खोज रहा है असत्य कथन, ये ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख नेता निर्माता माने जाते हैं, यह बात सही है। कांग्रेस के प्रमुख निर्माता जो है एओ ह्यूम तो था ही, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अरे अरे अरे, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, तो उल्लू बनने का काम नहीं करना है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? बम्बई में। इसका ट्रिक है बक मई बक नाइलाम, बक मई बक नाइलाम। बम्बई, कलकत्ता, मुंबई, बक मई, है ना, बम्बई, कलकत्ता, मुंबई, इलाहाबाद, नाइलाम, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, नागपुर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये गलत है, गलत ही तो खोजना था। तो ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, 82 नहीं, ये गलत है। उसके बाद दिया हुआ है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में किया गया। चलिए आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था जी? शुरू के चरण में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? सत्य कूट करना है। क्या करना है? सत्य कथन को कूट करना है। चलिए क्या क्या सत्य खोज लेते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, सही बात है।
आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। कहाँ मुख्यालय होगा? स्थापना करना, सही बात है। आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। देखिए शुरू में जो है ना, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का अथी नहीं था। प्रारंभिक चरण में आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन को विश्वास ही नहीं था कि आम जनता इसमें साथ देगी। सोचे कि आम जनता तो अभी बहुत पिछड़ी हुई है, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना इनका उद्देश्य नहीं था। अगला क्या है? उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। जो उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा है उसको प्रोत्साहन देना एवं समर्थन देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना और लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ये तीनों है। लेकिन आम जनता को आंदोलन से जोड़ना, जब गांधी जी आएंगे ना तब वो आम जनता को जोड़ेंगे। असहयोग आंदोलन है ना, इस सब से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इस सब से आम जनता को जोड़ेंगे। तो शुरू का उद्देश्य नहीं था। ये आपका आंसर हो गया 1 2 4 सही है, यानी 1 2 4 से लिए कौन हो जाएगा आंसर? बी। 108 नंबर हो गया। 109 नंबर चलिए, निम्नलिखित में किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? अग्रदूत मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से पहले आने वाला अग्रदूत। पहले दूत आता है फिर राजा आता है ना, तो ये अग्रदूत है। कौन जी? इंडियन एसोसिएशन। आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है। एसोसिएट मतलब क्या होता है? एक साथ करना। यानी इंडियन एसोसिएशन का काम था संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश एक साथ आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी तो बाद में यही किया था ना, सभी देशों को, लोगों को एक साथ लाया था। और ये हम सोचा होगा बाद में कि बड़ी गलती कर दी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके, क्या जी? चलिए आगे देखते हैं। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किसने की? किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? लंदन में देखिए, लंदन में ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना हो रही है। ब्रिटिश कमेटी इंडिया नाम से स्थापना हो रही है लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में। 1889 में। कब हुआ था? 1889 में। कौन किया था जी? राष्ट्रवादी, जो लंदन में राष्ट्रवादी रह रहे थे इंडिया के लोग, राष्ट्रवादियों द्वारा। ब्रिटिश क्यों किया गया था? ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के पक्ष में करने के लिए। जो ब्रिटिश जनमत है, ब्रिटिश की जनता है उसको, और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के पक्ष में करने के लिए कि देखिए आपकी जो कंपनी है वहाँ पे गलत कर रही है। लंदन में ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी 1889 में, 1889, 1889। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया है, आगे देख लेते हैं। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की? जानते हैं, उदारवादी लोग थे शुरू में 1885 से लेकर के 1905 तक शायद था। तो उदारवादी जो है सोचते थे कि अरे भाई अंग्रेज जो है भारत का धन सारा लूट ले जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी जो है धन के निकास का सिद्धांत दिए थे, धन के निकास का सिद्धांत दिए थे, उदारवादी ही थे दादा भाई नौरोजी। तो कह रहे थे कि ब्रिटिश का जो नीति है ना भारत को गरीब बनाते जा रहा है। तो उन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग किया उदारवादी लोग? भू राजस्व में कमी करने का, नमक कर को उन्मूलन करने का। भू राजस्व जो आप ले रहे हैं उसको कमी कीजिए, नमक कर बहुत ले रहे हैं, नमक कर खत्म कीजिए जी। सैन्य खर्च में कटौती है, सैनिक बहुत खर्च हो रहा है जी, कटौती कीजिए। स्वदेशी वस्तु का प्रयोग कीजिए तब मजा आएगा। यानी 1 2 3 4 सब सही है, 1 2 3 4 सब सही है। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? ओहो, नहीं खोज रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन नहीं था सम्मिलित। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसमें क्या सम्मिलित नहीं था? सबसे पहला पढ़ते हैं, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को विस्तार किया गया। हाँ, 1892 का जो अधिनियम आया था उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को विस्तार किया गया था। केंद्रीय परिषद में जो है अतिरिक्त सदस्य जो है 4 की वृद्धि की गई थी। कितना? 4 गो अतिरिक्त सदस्य की वृद्धि की गई थी केंद्रीय परिषद में, है ना। और कहा गया था कि अतिरिक्त जो सदस्य होंगे 10 से 16 के बीच में होंगे, 10 से 16, न्यूनतम 10 अधिकतम 16। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। अच्छा, उससे पहले प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया था, इसी अधिनियम में पहली बार जो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह भी सही है। नहीं है सम्मिलित तो खोजना है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। विधानमंडल के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। वाह वाह, यह भी सही है।
विधानमंडल के जो सदस्य थे उसको सार्वजनिक हित के मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, लेकिन लास्ट वाला गलती है, क्या है जी, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। ये गलत बात है। गैर सरकारी सदस्य को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का, बजट पर संशोधन समझ रहे हैं, पैसा वैसा वाला बात है, तो अंग्रेज पैसा वैसा वाला बात में हाथ लगा देगा। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी ये गलत है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। गलत खोजना था, कौन नहीं है ये खोजना था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है ना, मजा बहुत आएगा, देखिए आगे बहुत मजा आने वाला है, इससे भी मजेदार क्वेश्चन है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने प्रतिपादित किया था। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो कहे कह रहे ये अंग्रेजवा सबके ना सेफ्टी वॉल्व है। कैसे जी? जानते हैं, कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। जब कुकर में पूरा जो वाष्प भरता है, प्रेशर बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फूट जाएगा ना कुकरवा। तो नीचे से आप आँच देते हैं और कुकर में पानी जो है वो खौलता है, प्रेशर बढ़ता है, तो कुकर नहीं फूटे, इसलिए ऊपर में देखिएगा एक जगह सेफ्टी वॉल्व दिया होता है। सेफ्टी वॉल्व जो है उड़ जाएगा, कुकर बच जाएगा फूटने से। इसी तरह अंग्रेज सोचा कि एगो बना देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एगो संस्था, तो सारा देश के लोग कहीं कहीं आंदोलन करेगा। उससे अच्छा है कि नीचे से हम शोषण करेंगे, यानी आँच देंगे, कुकर को गर्म करेंगे, यानी शोषण करेंगे भारतीय जनता को, तो उबलेगी, तो फूट जाएगा, एक बार विद्रोह हो जाएगा। इसलिए क्या करो, एगो संस्था बना दो, है ना। तो वो जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहेगी, वो प्रार्थना करेगा, याचिका करेगा, तो हमको मन लगेगा, हमको विद्रोह से बच जाएंगे। इसलिए सेफ्टी वॉल्व कहे थे लाला लाजपत राय के, गड़बड़ है, सेफ्टी वॉल्व बनाए हुए हूँ। तो सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में किल साबित होगी। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस को देशद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था जी? डफरीन काम क्या कर रहा है रे डफरीन? डफली वाले डफली बजा। देशद्रोही, द्रोही से ड से द्रोही, डफरीन। कांग्रेस को ना देशद्रोही की संस्था कहा था डफरीन मां। कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित था? यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन सम्मिलित था जी, ये बताइए, है ना। तो लॉर्ड डफरीन नहीं था जी, लॉर्ड डफरीन नहीं था। सर सैयद अहमद खान थे और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इसमें न डफरीन शामिल थे न लाजपत राय, यानी आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, 2 और 3 हो जाएगा आंसर सी। अच्छा ये बताइए कि संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन के क्या उद्देश्य था? कांग्रेसों का विरोधी संगठन था। ये जो था ना, ये कांग्रेस का विरोधी संगठन था, तो लाला लाजपत राय तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, लॉर्ड डफरीन भी नहीं किए, लॉर्ड डफरीन तो खैर ही है इसने। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, इसको गोलमला दिया अंग्रेज, ये दोनों को कहा कि एक काम करो, कांग्रेस का तो नीति था फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। तो कहा एक काम करो, कांग्रेस मजबूत हो जा रहा है, फूट डालो और शासन करो, दोनों में फूट डालो। तो दोनों के भड़काया सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह को, और कहा कि इसे तुम लोग जो है ना संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन बनाओ और कांग्रेस का विरोध करो, कांग्रेस गलत काम कर रही है। तो कांग्रेस का विरोधी संगठन बनवाया अंग्रेजवा। अंग्रेज इन्हें कांग्रेस में क्या करना चाहते थे? फूट डालना चाहते थे कि भाई, ताकि कांग्रेस जो है अपना मिशन में कामयाब ना हो। तो ये था सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन उदारवादी चरण के नेता थे? उदारवादी चरण के नेता खोजना है भाई। उदारवादी चरण जो है कब से कब तक चला? 1885 से 1905 तक। जब 1905 में आए थे, जब 1905 में बंगाल अभियान हुआ, 6 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक आए थे, गरम दल के नेता, तो उदारवादी चरण वहीं से खत्म हो गया। 1885 में स्थापना हुआ, 1885 में स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1905 तक उदारवादी चरण चला, जिसके उसके बाद आया था 1906 में गरम दल जो है, 3 गो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, गरम दल। उसके बाद 1905 के बाद उदारवादी चरण के मुख्य नेता कौन कौन थे? मुख्य नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, बेमेश चंद्र बनर्जी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, है ना, ये सब उदारवादी चरण के नेता थे, प्रार्थना करने वाला, याचिका करने वाले। उसके बाद आएंगे धराम धुरुम, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो चलिए, उदारवादी चरण के नेता थे, कौन थे भाई? ये थे रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त भी उदारवादी चरण के नेता थे। लाजपत राय थे? नहीं थे, लाजपत राय नहीं थे। महात्मा गांधी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। महात्मा गांधी पर आपको शक लगता है, नहीं थे, नरम दल के आदमी, नरम दल नहीं थे। महात्मा गांधी जो है ना, न नरमे दल थे न गर्मे दल थे, दोनों के बीच में थे, क्योंकि अंग्रेज जो है नरम दल उदारवादी लोगों का भी बात नहीं मानता था, और गर्म दल जो है शहीद हो जाते थे, उसको मार देता था। तो महात्मा गांधी बीच वाला काम किए ताकि अपना काम मनवा सके। चलिए आगे देखते हैं, मजा आ रहा होगा। आगे देखते हैं, कथन ए और कारण पर विचार कीजिए, है ना, कथन और कारण पर विचार करना है और उपयुक्त विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कर लेंगे चयन, क्या दिक्कत है भाई। पहला में कथन रहता है, दूसरा में कारण, तो सबको पता है, सब जानते हैं, हाँ जी हाँ जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। हाँ, बात सही है, उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था, जनता पर तो उसको विश्वास नहीं था, जनाधार सीमित था, है ना। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनाधार के प्रति विश्वास नहीं थी, देखिए यही बात बोलना चाह रहे थे। प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी जो थे वो जनाधार के प्रति विश्वास नहीं थे, कि उनको नहीं लग रहा था कि जनता हमको सपोर्ट करेगी, इसीलिए उनका जो है जनाधार सीमित था। यानी कारण सही है, दोनों कथन और कारण दोनों वही कारण है। तो कथन ए जो है तथा कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। आंसर हो गया ए। सबसे पहले ए कथन में क्या रहता है, 4 गो रहता है कूट, दोनों सही है, अगर सही व्याख्या करता है तो ए हो जाएगा, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है तो बी हो जाएगा, पहला सही है तो सी हो जाएगा, दूसरा सही है तो डी हो जाएगा। बस यही याद रखना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टक दीवार मार दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? नरमपंथी क्या नहीं किए? देखिए नरमपंथी का काम वही रहेगा, प्रार्थना करने वाला, याचिका करने वाला, उसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन आंसर, उपनिवेशी शासनों की आर्थिक शोषण की निंदा करना, बस यही तो करेंगे लोग, निंदा करेंगे। नरमपंथी है तो निंदा करेंगे उपनिवेशी शासन के आर्थिक शोषण की। व्यवस्थापिका संबंधित संवैधानिक सुधार करना, संवैधानिक तरीके वाला बात करेंगे। भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयास, जो भारत के नागरिक अधिकार उसकी रक्षा का प्रयास अभी है। देखिए यहाँ देखते ही आपको पकड़ लीजिएगा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीति का रुख अख्तियार करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नरमपंथी है ये आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, कभी नहीं, आक्रामक रुख, राजनीतिक रुख कभी नहीं करेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या नहीं है, नहीं खोजना है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा। 19वां देखते हैं, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश संवाहक सिद्धांत, प्रकाश की ओर वहन करो, प्रकाश संवाहक सिद्धांत, ये थे गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, यही इन्होंने दिया था प्रकाश संवाहक सिद्धांत। अच्छा, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, ट्रिक एमजी महात्मा गांधी, माने कि ट्रिक बना लीजिए, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रनाडे। उसका फुल फॉर्म एमजी का कुछ और है, लेकिन आप ट्रिक बना लीजिए एमजी, यानी महात्मा गांधी टाइप फीलिंग आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। उपरोक्त कथन किसका है जी, बताइए तो। यह है गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता लाजपत राय। ऐसा लाला लाजपत राय क्यों कहे थे जी, किसको कहे थे? तो ये कहे थे उदारवादी आंदोलन के संबंध में, उदारवादी जो आंदोलन कर रहे थे उसके संबंध में कहे थे कि ये जो है ना सफल अवसरवादी आंदोलन है, इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए। जो कपटी पाखंडी जो है, समझ रहे हैं ना किनको कह रहे हैं, अंग्रेज लोग को, तो वो पाखंडी के अवसर के द्वार खोल दिए, एक अवसर दे दिए हैं। कुछ लोगों को तो राष्ट्रीयता के नाम पर, कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया गया, कुछ लोग जो है राष्ट्रीयता के नाम को भुना रहे हैं। लाजपत राय गरम दल के नेता थे तो यही सब बात बोले, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 120 तक खत्म हो गया।
आगे जो है आपके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है जी इस टेस्ट में? आपको ना टेस्ट के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी याद हो जाएगा। एकदम क्रमबद्ध तरीके से करंट अफेयर्स भी दिया गया है, पहला सेट में जनवरी का दिया गया है। हाँ, ऐसा बात है। चलिए देख लेते हैं जी, और मजा आ जाएगा। करंट अफेयर्स तो जरूरी है भाई, बीपीएससी में गर्दा छुड़ा के पूछबो करता है। चलिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करें। चलिए विचार कर लेंगे। और इनमें से किसने, क्या विचार करना है जी? इनमें से कितने हिम तेंदुआ के प्रमुख आवास स्थल है? आपको क्या खोजना है? हिम तेंदुआ के प्रमुख आवास स्थल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है, हाँ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हिम तेंदुआ के लिए है, हाँ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, ये भी हिम तेंदुआ के लिए, यानी तीनों है। क्या है भाई? तीनों। हिम तेंदुआ के लिए प्रमुख आवास स्थल कंचनजंगा में राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा पर्वत भी है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में ऐसे भी है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, तीनों जो है हिम तेंदुआ के प्रमुख आवास स्थल है। और कुछ बताइए जी हिम तेंदुआ के बारे में। किर्गिस्तान ने जो है ना हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है। किर्गिस्तान, मिडिल ईस्ट में जो देश है किर्गिस्तान, जो रूस सोवियत संघ से अलग हुआ था, वो हिम तेंदुआ को क्या बना लिया? राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेंगे। क्या विचार करना है जी? नीचे देख लेंगे फट से, सही है, कौन सा कथन सही है ये विचार करना है। चलिए देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। एकूबेरिन, एकूबेरिन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन फील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। किसके बीच जी? भारत मालदीव, भारत मालदीव के बीच में जो है एकूबेरिन, याद रखिएगा ये सब है। दोस्ती, दोस्ती तो मालदीव से रहना चाहिए। एकता, ऑपरेशन फील्ड, दोनों जो है देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास है। किस लिए है? रक्षा सहयोग के लिए। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में, भारत जो है मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। छोटा देश के भारत बहुत सहयोग करता है, प्रशिक्षण के अवसर दे रहा है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। कितना? 70%। और बताइए जी, और बताइए, और क्या है? 8 डिग्री चैनल जो है भारतीय मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप समूह का जो हिस्सा है मिनिकॉय को मालदीव से जोड़ता है। हाँ, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से जोड़ता है। तो तीनों सही हो गया जी। हाँ, तो तीनों सही हुआ, तो आंसर मारिए जी में तीनों सही है, सभी तीन। क्या क्या बोले जी? ये भारत और मालदीव के बीच में रक्षा सहयोग के लिए एकूबेरिन दोस्ती, एकता, ऑपरेशन फील्ड जो है सैन्य अभ्यास है। मालदीव के जो है भारत जो अवसर प्रदान करता है प्रशिक्षण के लिए, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। वो ट्रिक बना लीजिए 8, 9, 10 के लिए। देखिए बताते हैं आपको। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। मामी लामी अंडनिको, मामी लामी अंडनिको, मामी मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, लामी लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, अंडनिको अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, है ना? तो तीनों सही है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। 123 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेंगे, इसमें क्या बात है। अच्छा, GI टैग है, ठीक है, GI टैग आज देख लेते हैं। आदि केकिर, ये आदि के कुर करा देंगे। आदि केकिर, आदि केकिर जो है किसका है भाई? असम का है। इसमें खोजना क्या है? कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यह कह रहा है कि आदि केकिर जो है असम का है। नहीं भाई, गलत बात है। आदि केकिर असम का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये आदि केकिर होता क्या है? आदि मतलब समझ रहे हैं ना, अदरक। तो अदरक की एगो किस्म है, अदरक का ही वो किस्म है आदि केकिर, है ना? ये किसका है भाई GI टैग? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। कच्ची खरेक, कच्ची खरेक जो है ना, अंकुरित अवस्था में खजूर का उत्पाद है एगो। कच्ची खरेक अंकुरित अवस्था में जो है इसको यूज किया जाता है, खजूर के उत्पाद है कच्ची खरेक। ये सही है, ये गुजरात का है। कच्ची खरेक जो है गुजरात का है। और तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल का विशिष्ट बुनाई है। तंगेल साड़ी का क्या विशेषता है? विशिष्ट बुनाई है, यानी आप समझ गए। आदि केकिर अरुणाचल प्रदेश, कच्ची खरेक गुजरात, तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, असम दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट,
2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया जाता है? अच्छा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF द्वारा जारी किया जाता है। भाई इसमें क्या देखा जाता है? तीव्र तकनीकी परिवर्तन को देखा जाता है, आर्थिक अनिश्चितता, ग्रह का तापमान वृद्धि और संघर्ष की पृष्ठभूमि में जोखिम, माने ग्रह की तापमान और संघर्ष की पृष्ठभूमि में कितना जोखिम वाला कोई चीज है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, है ना। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में, ठीक है। आगे चलते हैं 125 नंबर। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया? रजत, चांदी हासिल किया है। किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, है ना? कनेरू हम्पी। कहाँ की है कनेरू हम्पी जी? आंध्र प्रदेश की है। कनेरू हम्पी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। ये जो है कनेरू हम्पी 2019 में स्वर्ण पदक हासिल की थी और 2012 में कांस्य पदक। इस बार रजत पदक जीत लिए, तीनों हो गया इसके पास, है ना। ये इनकी तीसरी पदक है, यानी कि स्वर्ण, एगो कांस्य, एगो रजत। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? भारत गुयाना। किसको? भारत गुयाना। कितने दिन के लिए? 5 वर्ष तक ये मंजूरी रहेगा इस समझौता। अच्छा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कौन सा मंत्रालय था? हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए जो मंजूरी दिया वो कौन मंत्रालय था? ये थे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है जी? कच्चे तेल स्रोतों को की विविधता लाना, मतलब बहुत सारे स्रोत से कच्चा तेल हम प्राप्त कर सकें। कच्चे तेल स्रोतों की विविधता लाना, है ना, ये वाला है। चलिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गुयाना के बीच में समझौता को मंजूरी दिया है। 5 वर्ष तक यह समझौता रहेगा। बुझ गए? हाल ही के खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर यह भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी। यूएवी क्या होता है जी? यूएवी का मतलब होता है मानव रहित हवाई वाहन। मानव रहित हवाई वाहन। ये जो है अडानी डिफेंस द्वारा जो है लिया गया है, एरोस्पेस द्वारा, ठीक है। अडानी डिफेंस एरोस्पेस द्वारा लिया गया है। किसके? इजराइल के हेल्प से। किसके हेल्प से? इजराइल के हेल्प से जो है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से बना रहा है ना। मानव रहित हवाई वाहन दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये खबरों में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 128 नंबर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं? अरे भाई नहीं खोजना है, ठीक है, खोज लेते हैं जी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। अरे भाई गलती बोल रहे हो जी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वित्त मंत्रालय की पहल है। पैसा वाला बात है ना, वित्त मंत्रालय की पहल है। किसका है? वित्त मंत्रालय। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय की पहल है, गलती बात है। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर जो है 8% से 8.9% कर दिया गया। ज़्यादा बोल रहे हो जी। 8.9 नहीं 8.2% है, यह गलती है जी। चलिए आगे देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना है। इसका उपयोग जो है बहुत अच्छा चीज़ है, शिक्षा और शादी के खर्चा को पूरा करने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करना, उपयोग शिक्षा में, ठीक है। लघु निवेश प्रदान करना है इसे, ये सही है। तीसरा, इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया था। 2015 में, कब? 2015 में शुरू किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, यानी तीसरा और चौथा, है ना। तो क्या पूछ रहा है आपको? कौन सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो पहला दूसरा सम्मिलित
नहीं है, तीसरा चौथा सही है, यानी कि आपका आंसर 1 और 2 यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति जी आ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? अर्जुन अवार्ड किसको मिला जी? दिव्य कीर्ति सिंह को। किसको? दिव्य कीर्ति सिंह। क्यों जी? ये स्वर्ण पदक दिलाई थी, घुड़सवारी में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाई थी, इसलिए इनको मिला अर्जुन अवार्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में सही सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। उसमें क्या है? अयोध्या अभ्यास 2024। अयोध्या अभ्यास 2024 कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में। ये नौसेना का, अंडमान में भाई पानी है तो पानी में नौसेना ना जाएगा। अयोध्या अभ्यास जो है 2024 में अंडमान सागर में हुआ था, भारत और थाईलैंड के बीच में। किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। अगला देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये थार रेगिस्तान में हुआ था। थार रेगिस्तान में पानी है? नहीं है ना, यह स्थल में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थल पर हुआ था, भारत और यूएई के बीच में। भारत और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट वाला नो, मरुभूमि कहाँ है भाई? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, बुर्ज खलीफा वाला, वहाँ पे मरुभूमि है। तो थार रेगिस्तान में भारत में हुआ था, वहाँ भी मरुभूमि, अपना भी मरुभूमि थार रेगिस्तान। तो डेजर्ट माने मरुभूमि होता है। डेजर्ट जो है 2024 कहाँ हुआ? थार रेगिस्तान में, भारत और यूएई के बीच में। तीसरा क्या है? मिलन। सब लोग आके मिल लीजिए जी, बहुराष्ट्रीय है मिलन, सब लोग आके मिलिए, बहुराष्ट्रीय। कहाँ हुआ था जी? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मिलन, ये भी नौसेना का है। 11वां खंजर अभ्यास 2024, भारत और किर्गिस्तान। खंजर, किर्गिस्तान, खंजर अभ्यास किर्गिस्तान कहाँ हुआ था? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में, थल सेना का है खंजर अभियान। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। गिरगिट खड़ा है, उसको खंजर घोपिएगा तो गिर जाएगा। किर्गिस्तान, याद रखिए ट्रिक से। तो अयोध्या अभ्यास अंडमान सागर में हुआ था, नौसेना का था, भारत थाईलैंड। डेजर्ट यानी डेजर्ट माने मरुभूमि, तो कहाँ? यूएई के साथ हुआ था, भारत का। थार रेगिस्तान में। मिलन, सब लोग देश मिल के आएंगे। नौसेना का अभ्यास है, विशाखापत्तनम में हुआ था, विशाखापत्तनम में समुद्र में। 11वां खंजर अभ्यास कहाँ हुआ था? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में, थल सेना का है। लगातार हो गया, 1 2 3 4 सब सही है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए CREA 10 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। कब? 10 जनवरी 2023 को। उसके अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए, अब भारत 2 नंबर में आ रहा है प्रदूषित शहर में, 1 नंबर में भारत का है, शायद भारत के लगता है निकाला हुआ है। बर्निहाट मेघालय सबसे पहला नंबर पर है। बर्निहाट मेघालय पूछ कौन रहा है? दूसरा। तो ये बिहार का एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए बेगूसराय जो है बिहार का जो है दूसरा नंबर पर प्रदूषित शहर है। दूसरा नंबर पर बेगूसराय, बिहार का जो बेगूसराय है, दूसरा नंबर प्रदूषित शहर, पहला नंबर पर मेघालय के बर्निहाट। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किए गए फ्रांस के सबसे युवा पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फ्रांस में सबसे युवा पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। अभी कौन है? अभी जो है मिशेल बर्नियर है। कौन है? मिशेल बर्नियर। सैमुअल मैक्रोन। अभी जो फ्रांस के प्रधानमंत्री है वो है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर जो है 5 सितंबर 2024 को नियुक्त हुई थी, मिशेल बर्नियर। लेकिन उस समय जो है फ्रांस के सबसे युवा पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? इमैनुअल मैक्रोन। ग्रेवियर अटल को। किसको? ग्रेवियल अटल समलैंगिक प्रधानमंत्री थे पहला। लेकिन अभी प्रधानमंत्री पूछेगा फ्रांस के तो 5 सितंबर 2024 को बने हैं मिशेल बर्नियर, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सुमेलित है? सुमेलित करना है, कौन कौन सुमेलित है। देखिए, इनकोर ऐप जो है निर्वाचन आयोग द्वारा, इनकोर ऐप जो है कौन जारी करते हैं? निर्वाचन आयोग। संभव ऐप इंडियन आर्मी है तो हर चीज संभव है, हर किसी पर विजय संभव है। इंडियन आर्मी संभव ऐप।
उल्लास ऐप जो है वस्त्र मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय जारी करते हैं, ये गलत है। और पाट मित्रों ऐप शिक्षा मंत्रालय नहीं वस्त्र मंत्रालय करते हैं, दोनों उलट पुलट कर दिया है। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय, पाट है ना, वस्त्र को पाट दीजिए, पाट मित्रों ऐप हो गया। उल्लास शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करोगे तो उल्लास करोगे, हर्ष उल्लास में रहोगे, यानी शिक्षा मंत्रालय उल्लास ऐप, वस्त्र मंत्रालय पाट मित्रों ऐप। और इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग, इनकोर निर्वाचन संभव इंडियन आर्मी, है ना, तो ये भी सही है, इसमें याद रखिएगा। चलिए 133 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है संस्था इसका स्थापना? विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में। इन्हें सोचेगा जनेरा में है, जनेवा में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जेनेवा में हुआ है। तो 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? सेंथिल पांडियन सी, सेंथिल पांडियन सी। कै साल के लिए जी? 3 साल के लिए। ये जो सेंथिल पांडियन सी नया राजदूत बने हैं उनका कार्यकाल 3 साल है। कै साल? 3 साल। चलिए 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेंगे। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। हाँ सही बात है, अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष होंगे, सही बात है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं ये अरविंद पनगड़िया जो थे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे, श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोजना आयोग के सचिव बने। हाँ सही बात है। अगला है 16वां वित्त आयोग। क्या है? 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। 16वां जो वित्त आयोग है अप्रैल 2026 से कार्य करेगा। कब से कार्य करेगा? 2026 से, 2025 से नहीं, ये गलत बात है। 16वां जो वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और सचिव हैं रंजन पांडे, रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजन पांडे, रंजनम पांडे। तो इसका वित्त आयोग का काम क्या है जी? तो ये केंद्र जो है, केंद्र राज्य के बीच में जो है, केंद्र राज्य के बीच में जो है राजस्व साझा करने की फार्मूला की सिफारिश करता है। किस फार्मूला के आधार पर केंद्र राज्य जो है राजस्व साझा करेंगे, टैक्स साझा करेंगे, है ना। तो वित्त आयोग का ही काम है और इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, सचिव है रंजनम पांडे। चलिए आगे देखते हैं। यानी आपका पहला और दूसरा सही हो गया, आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया है? नसरीन शेख को। किसको मिला है? नसरीन शेख को। ये कौन सा खिलाड़ी है जी? नसरीन शेख खो खो खेलती है। कहाँ की है? अररिया की, बिहार के अररिया की है नसरीन शेख। इसको मिला अर्जुन अवार्ड। याद रखना पड़ेगा बिहार के है तो, क्योंकि बिहार के एग्जाम में इसको पूछेगा। नसरीन शेख को खो खो खिलाड़ी। किस गोल्ड में? ये जो है साउथ एशियन गोल्ड भी जीता है, साउथ एशियन में गोल्ड भी जीती है ना। साउथ एशियन में क्या की थी? जो गोल्ड जीती थी, इसलिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नसरीन शेख अररिया की है। चलिए आगे देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का दूसरा स्थान है। कैमा स्थान है? दूसरा। कहा जा रहा है कि 2005-06 से लेकर के 2019-21 तक बिहार के 44.52%, 44.52% जो आदमी है वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। देखिए अगर संख्या कम हो ना तो परसेंटेज ज़्यादा होता है, संख्या कम हो तो परसेंटेज ज़्यादा निकल के आता है। जैसे मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 में अगर मान लीजिए कि 5 आदमी निकल गया तो 50% हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 50 आदमी है, 50 आदमी में 5% निकलेगा तो 10% हुआ ना। तो बिहार का ऐसे भी इसका इनकम कम है, सबसे गरीब राज्य है, तो इसमें थोड़ा सा भी वृद्धि होता है तो कहा जाता है कि भाई गरीबी रेखा से बाहर आ गया। तो ये दूसरा सबसे तेजी से मतलब कह रहा है कि बिहार विकास कर रहा है। गरीबी है ना, तो गरीबी है तो थोड़ा सा भी विकास करता है तो परसेंटेज बढ़ जाता है। पैसा कम है यहाँ पे तो डाटा कम होगा तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। चलिए तो दूसरा नंबर पर है बाहर निकलने में। पहला नंबर पर कौन है? यूपी। पहला नंबर पर कौन है? यूपी। नीति आयोग के एक रिपोर्ट जारी किया गया है गरीबी रेखा से बाहर आने में। दूसरा नंबर पर बिहार है ना।
पहला नंबर पर यूपी, बिहार यूपी, यूपी बिहार, ऐसे याद कीजिए। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की? घड़ियाल और कछुआ के प्रजनन केंद्र बनेगा, बताइए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में, कहाँ, कौन नदी में? गंडक नदी में। घड़ियाल और कछुआ के प्रजनन केंद्र पश्चिमी चंपारण के बेतिया नदी में, गंडक पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में बनेगा घड़ियाल और कछुआ के प्रजनन केंद्र, याद रखिएगा। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया, ठीक है, जारी कर दिए। तो क्या हुआ जी? इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है जी? 77वां, कितना है? 77। ये कौन जारी करता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग जारी करते हैं, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। पटना का स्थान 77वां है, 77 याद रखिए। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? आरा जिला में। गौतम बुद्ध के महान शिष्य थे धम्म छाया, जानते हैं? ये शिष्य जो है थाईलैंड से भारत भ्रमण पर आए थे और गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। आरा में जो है, भोजपुर के आरा में क्या होगा? बौद्ध भिक्षु जो है धम्म छाया की प्रतिमा बनेगी। हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मिलाकर कुल आबादी कितना है? याद रखिएगा, VVI है 63%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36% और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। 27 और 36 मिलकर होते हैं 63%। EBC 36% और OBC 27% लगभग, यानी 63% हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिला के। अच्छा, पूछा जाए कि जाति जनगणना में जो बिहार का जनसंख्या है वो कितना आया? 13.07 करोड़, यानी 13.7 करोड़। आगे चलते हैं। पढ़ लो करंट अफेयर्स और करो एग्जाम पर प्रहार, क्योंकि इस बार करनी है BPSC पार। चलिए तो आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम, स्टैच्यू ऑफ विजडम नया प्रतिमा बन रहा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा होगा। कहाँ बन रहा है जी? JP गंगा पथ के किनारे। किसकी प्रतिमा होगी जी? ये होंगे राजेंद्र बाबू की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी होगी, 243 फीट ऊंची होगी। कितना? 243 फीट। JP गंगा पथ के किनारे बनेगा, स्टैच्यू ऑफ विजडम नाम होगा, स्टैच्यू ऑफ विजडम, बुद्धिमानी। बुद्धिमान तो बहुत थे। चलिए, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया जी? इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया था पटना में, यानी इनमें से कोई सही नहीं है, न जमुई है, न दरभंगा, न ही नालंदा। होगा कहाँ? पटना में। तो ये इनमें से कोई नहीं सही होगा। इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन ये कौन किया है? बिहार परिवहन विभाग द्वारा किया गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिक्स से अलग होने के लिए हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया? कौन देश है जो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय ले लिया जी? देखिए, ब्रिक्स में तो BRICS, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, 5 देश था। BRICS 5 देश था। तो कहा एक काम करो ना जी, 6 देश और शामिल कर लो, 6 गो देश और शामिल कर लो, है ना। 15वां वित्त आयोग, 15वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 15वां जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, BRICS, S से साउथ अफ्रीका, है ना। तो लास्ट वाला, और फिर इसी क्रम में चलता है, पहले ब्राजील में होगा, फिर रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो का एक काम करो ना, 6 गो देश और शामिल करो। किसको किसको जी? ये है मिस्र। कौन कौन है? पहला है मिस्र, 6 गो देश शामिल करने का विचार किया गया था 1 जनवरी 2024 तक। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक 6 देश शामिल हो जाइए। किसको किसको कहे हैं? पहला मिस्र को, दूसरा इथियोपिया को, तीसरा ईरान को, चौथा UAE को, 5वां सऊदी अरब को और 6ठा अर्जेंटीना को।
अर्जेंटीना कहा कि न, हम नहीं होंगे शामिल। क्यों जी? हम चाइना के कम्युनिस्ट के विरोधी हैं। जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे जेवियर माइली, कहा कि ना हम कम्युनिस्ट विरोधी हैं भाई, हम नहीं होंगे ब्रिक्स में शामिल, कम्युनिस्ट विरोधी हैं हम, चाइना के साथ हम नहीं रहेंगे। यानी 6 देश में 5 देश शामिल होगा। कौन कौन? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। यूएई सऊदी अरब दोनों हो गया अरब देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, 3 गो ही देश। अर्जेंटीना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल, बहुत मस्त चीज आया है, देखिए डायरेक्ट टू मोबाइल D2M। D2H का नाम सुने हैं ना, फ्री में देखते हैं मोबाइल पर टीवी। तो अब एगो नया आया है D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीकी आया है। हाल ही में समाचार में देखी गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है जी? अरे भाई मजा आ जाएगा, जैसे फ्री में टीवी देखते हैं ना वैसे मोबाइल में टीवी देखेंगे, वीडियो ऑडियो सब मोबाइले में देखेंगे। हाँ ऐसा ही बात है। हाँ जी, बिना इंटरनेट के यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट के दिखाएगा। मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करेगा। समझिए, मोबाइले पर आ जाएगा डायरेक्ट टावर के थ्रू, बिना इंटरनेट के। यह मोबाइल नेटवर्क की गति और ब्रांडविड्थ को बढ़ाएगा। नहीं, गलत बात है। मोबाइल नेटवर्क के लिए थोड़ी आया है, इतना है बिना इंटरनेट का मोबाइल देखने का, टीवी जैसा। यह मोबाइल फोन के लिए स्थान ट्रैकिंग सटीकता में सुधार करता है। यह गलती है भाई। यह सेल टावर के बिना मोबाइल उपकरणों के सीधे संचार को, अरे बिना सेल टावर कैसे होगा? तो पहले याद रखिए, मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल में ट्रांसफर करेगा, है ना। यानी मोबाइलों पर बिना इंटरनेट के आप टीवी देख सकते हैं, जैसे DTH देखते थे। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छा चीज आया है। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? इसको सुनते ही आपको आदित्य L1 का नाम याद आता होगा। अरे आदित्य L1 नाम पड़ा था, L1 क्यों नाम पड़ा था? L से होता है लैग्रेंज। भाई लैग्रेंज नाम क्यों पड़ा, ये तो बताइए। एगो फ्रांस के गणितज्ञ थे, वो ना एगो पॉइंट खोजे जो दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है, संतुलन करता है। मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में एकदम मिड पॉइंट, जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाए, तो उसी को बोलते हैं लैग्रेंज बिंदु। कौन सा बिंदु? लैग्रेंज बिंदु। तो इनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज, इसलिए नाम रख दिया लैग्रेंज बिंदु, क्योंकि लैग्रेंज साहब खोज किए थे तो नाम रख दो फ्रांस के गणितज्ञ के नाम पर। तो लैग्रेंज बिंदु रखा गया। क्या है लैग्रेंज बिंदु? जहां पर दो पिंड का गुरुत्वाकर्षण जो है बैलेंस हो जाता है। तो L1 जो है ना, वो पृथ्वी और सूर्य के लिए है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जहां पर गुरुत्वाकर्षण बैलेंस होगा उसको बोलेंगे L1। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, और पृथ्वी से अगर सूर्य देखें तो L1, और पृथ्वी से अगर चंद्रमा देखेंगे तो L2 से लेकर के L5 तक, L2 L3 L4 L5 तक जो लैग्रेंज बिंदु होगा वह पृथ्वी और चंद्रमा के लिए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। L1 सूर्य के लिए, इसीलिए बोला गया था जो सूर्य पर भेजा गया था उपग्रह आदित्य L1, है ना, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के लिए L1 और पृथ्वी और चंद्रमा के लिए L2 से L5 तक। और ये क्या होता है लैग्रेंज बिंदु? दो गो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण जहां पर बैलेंस होता है, संतुलित होता है। इसमें क्या होता है कि कम ईंधन लगता है ना, एनर्जी लगता है, वहां पे आराम से बैलेंस होता है। आगे चल दिए। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलारीमीटर SAT सैटेलाइट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है जी? 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण तो किया था इसरो ने पोलारीमीटर सैटेलाइट का, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का, लेकिन ये 1 फरवरी को नहीं 1 जनवरी को किया था, यानी कथन गलत है, जनवरी में हुआ था। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया था। हाँ बात सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 द्वारा ये लॉन्च किया गया था और जनवरी में किया गया था, है ना। क्या नाम था इसको? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, पोलारीमीटर है। चलिए, यानी कथन 1 जो है गलत है, असत्य कथन खोजना है तो कथन 1 गलत, आंसर ये हो जाएगा। यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति के 46वें सन के संबंध में असत्य कथन खोजना है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सन के संबंध में असत्य कथन खोजना है, असत्य वाला। चलिए खोज लेते हैं जी। पहला जो है, इसकी अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया गया था, तो सही है भाई, अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया गया था। दूसरा, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष करेगा,
अध्यक्षता जो है भारत दूसरा बार करेगा, ना ना ना, पहला बार करेगा जी, पहला बार, यानी गलती है, और गलती खोजना था, यानी आंसर बी हो जाएगा। आगे क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। हाँ, ये सही है। 21 देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का, इसका जो 21 देश सदस्य देश होता है, हर वर्ष आयोजित किया जाता है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करता है। यह जो समिति है, यूनेस्को की समिति, कोई देश के स्थल या संपत्ति को जो है कहता है कि अब विश्व धरोहर में हो गया, इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जैसे ताजमहल अपना विश्व धरोहर में है, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता इसको। तो इसमें जो है अध्यक्षता कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, लेकिन भारत जो है पहली बार कर रहा है, ठीक है, हर वर्ष होता है ये, 21 देश सदस्य है, और ये क्या करता है, विश्व धरोहर सूची में जो है किसी स्थल या संपत्ति को करता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। आ गया न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता के आधार स्थान पर अब क्या आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, BNS। भारतीय को दंड नहीं मिलेगा, उसके साथ न्याय किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या कथन है, विचार कर लेते हैं। विचार करने के बाद क्या खोजना है, यदि सही खोजना है। पहला क्या है भाई, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 जो है, 106 के 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। बात तो सही है भाई। धारा 106 के 2 जो है एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, ना ना ना, गलती बात है जी। धारा 106 के 2 जो है ना, गैर जमानती है। क्या है, गैर जमानती, जमानत की संभावना की अनुमति देता है, जमानत की संभावना की अनुमति नहीं देता है भाई, गैर जमानती है, यानी गलत है। पहला सही है। क्या है भाई, पहला सही है। क्या है सही भाई, 106 के 2 जो है हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा है अधिकतम, और जुर्माना भी मिलेगा, जुर्माना भी होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर। जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किससे संबंधित है जी, अल्वारो मेडागास्कर द्वीप से। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है भाई, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में, और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है मेडागास्कर के नजदीक। तो ये क्या है जी, अल्वारो। अल्वारो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, इससे दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र जो मेडागास्कर है प्रभावित हुआ है जनवरी 2024 में। ठीक है, तो खत्म हो गया आज का सेट। इसी तरह बने रहिए, आगे भी सेट चलते रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सुबोध GS मस्ती परिवार का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।